हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका होगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो कि जीएस पेपर 1 होता है जिसमें भूगोल का सेगमेंट रहता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण उस पेपर के लिए भी ये पॉइंट है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है मृदा निम्नीकरण एवं मृदा अपरदन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे विस्तार से, क्योंकि आप अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी इसमें से निकल के आ सकते हैं पूरे टॉपिक से, और 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे मृदा निम्नीकरण है क्या। तो मृदा निम्नीकरण का तात्पर्य होता है मृदा की गुणवत्ता एवं उर्वरता में ह्रास से है। ह्रास मतलब कमी से है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है, और मृदा निम्नीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है। ऐसे 6 बात इन्होंने बताया है कि मृदा निम्नीकरण में इनको शामिल किया जा सकता है। पहला इसमें लवणीकरण एवं क्षारीकरण, दूसरा है जल जमाव, तीसरा है मरुस्थलीकरण, चौथा है अपशिष्ट पदार्थों का जमाव, पांचवा है कृषि भूमि का अवैज्ञानिक प्रयोग, और छठा है मृदा अपवर्तन। तो मृदा निम्नीकरण एक पूरा टॉपिक ही हो जाएगा। मृदा अपरदन उसी मृदा निम्नीकरण में ही आ जाता है। पहले पॉइंट के विस्तार से बात करेंगे। पहला पॉइंट है लवणीकरण एवं क्षारीकरण। तो जो मृदा निम्नीकरण की समस्या है मुख्यतः हरित क्रांति वाले क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा स्तर पर वहाँ देखने को मिल रहा है इस समय। उत्तर पश्चिम भारत के हरित क्रांति के क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, अपना खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, यहाँ अति सिंचाई, प्राकृतिक अफवाह में बाधा, नहरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में जल जमाव के कारणों से मिट्टी लवणीय एवं क्षारीय होती जा रही है। अनेक आर्द्र प्रदेशों में अम्लीयता की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है बहुत व्यापक स्तर पर। उसके बाद हम बात करेंगे इन प्रदेशों में लवण प्रतिरोधी फूलों एवं चारे की कृषि द्वारा भी इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बात करेंगे जल जमाव की। मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे जल जमाव की समस्या है। मानवीय गतिविधियों के कारण इस समस्या में और अधिक वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे अपने आसपास, अगर कोई छोटा सा देखिए नहर होगा तो उसके आसपास भी बहुत सारी मात्रा में पानी जमा होगा, और जहाँ पानी अधिक जमा रहता है वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे प्रभावित होती रहती है। तो नहरों से जल का रिसाव, अति सिंचाई, अफवाह तंत्र में बाधा जैसे सड़क, रेलमार्ग आदि से, तटबंध के निर्माण आदि के कारण जल जमाव की समस्या में वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य है मरुस्थल के प्रसार से। यह समस्या उत्तर पश्चिम भारत, खासकर पश्चिमी राजस्थान और प्रायद्वीपीय पठार का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, मतलब पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है जहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थलीकरण देखने को मिल रहा है। पवन द्वारा बालू कणों का निक्षेप लाया जाता है, बहा के उड़ा के, जैसे कह सकते हैं स्तूपों का स्थानांतरण, अतिचारण मतलब कृषि, मतलब उस पर पशुओं का अधिक कृषि मतलब चराना ले जाते लोग गाँव में, आजकल आप देखे होंगे। उसी प्रकार जंगल पूरा काट दिया जा रहा है जिसको निर्वनीकरण कहते हैं। सीमांत भूमि का अत्यधिक विदोहन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। सीमांत भूमि का जो होता है विदोहन कहेंगे उसको, दोहन नहीं कहेंगे। उसमें क्या होता है कि आप छोटे से ही 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन में ही, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है सीमांत भूमि का मतलब हुआ, उसी में आप मतलब अभी फसल कुछ और बोए हो, कुछ दिन बाद जैसे कटी कुछ और वो, इतना ज़्यादा उसका दोहन हो रहा है। तो इन सबसे मरुस्थल क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। और अगर इसके बारे में हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो अपशिष्ट पदार्थों का जो जमाव है, खान उद्योग हो गए, खनन हो गया, उद्योग हो गए, नगर हो गए, इन सबसे बहुत से ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थों को उपजाऊ कृषि भूमि पर जमा किए जाने से अनेक क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण की समस्या देखने को मिली है। उसके बाद कृषि भूमि का अवैज्ञानिक प्रयोग हो रहा है। कुछ विशेष फसलों को बार बार बोया जाता है, जैसे आप गांव में देखे होंगे, खासकर पूर्वांचल अवध में आप जाएंगे देखेंगे वहाँ धान गेहूँ अधिकतर लोग उसी 2 फसल की खेती करते, धान फिर उसी में गेहूँ, फिर उसी में धान, फिर उसी में गेहूँ। इससे क्या होता है कि मृदा निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद फसल चक्र को ना अपनाना, इसी चीज़ को फसल चक्र भी कहते हैं कि बार बार बदल बदल के खेती करो। मृदा एवं जल प्रबंधन की अपेक्षा रासायनिक उर्वरक, जो मृदा एवं जल का प्रबंधन किया जाना चाहिए, उसकी अपेक्षा रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटों
कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर मृदा की रासायनिक संरचना में असंतुलन आदि कारक जो हैं ये सब मृदा निम्नीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद मृदा अपरदन क्या होता है इसको बहुत विस्तार में देखेंगे। ये मृदा निम्नीकरण का एक पॉइंट भी है और अपने आप में खुद एक टॉपिक है। प्रवाहित होते जल या पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत का कटाव या क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। प्रवाहित होते जल या पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत का जो कटाव होता है या उसका क्षरण हो जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है आपके घर के द्वार के सामने कैसे मिट्टी बहती जाती रहती है, तो इसी चीज़ को सिंपल सी भाषा में मृदा अपरदन कहते हैं। जब यह दर मृदा निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो मृदा निम्नीकरण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। मृदा भी निर्मित होती रहती है, लेकिन कह रहा है कि जब यह मृदा अपरदन की दर या मिट्टी के कटने की दर मृदा निर्माण की दर से अधिक हो जाती है तो मृदा निम्नीकरण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। हाल के वर्षों में अवैज्ञानिक क्रियाकलाप के कारण मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या या आपदा का रूप लेती जा रही है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियाँ भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। मैं इसको सभी को मानना चाहिए कि मानवीय गतिविधियाँ बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। और मृदा अपरदन कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आप इसको देख सकते हैं, या मृदा अपरदन के क्या कारण आप इसको देख लीजिए। तो पहला कारण है, आपको लिखने को आएगा साफ साफ शब्दों में मृदा अपरदन क्या है उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर में आ सकता है या 8 नंबर में आ सकता है। तो निर्वनीकरण पहला कारण है। निर्वनीकरण भाई आप एकदम आजकल देखिए जहाँ जिसको मिल रहा है वहाँ जंगल काट दे रहा है, पेड़ काट दे रहे हैं, ये है निर्वनीकरण। दूसरा क्या है, अत्यधिक पशुचारण। आप देखिए अगर आपकी खेत खाली पड़े उसमें आजकल तो उत्तर प्रदेश में खासकर हम बात करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर प्रदेश जो छुट्टा जानवर की समस्या उत्पन्न हुई है पहले भी ऐसी रही, इसी नहीं कि अभी अभी उत्पन्न हुई है। आज से 10, 15, 20, 50 सालों से चली आ रही सब समस्याएं छुट्टा जानवरों की। तो ये हमेशा खेतों में चारण करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो बहुत ही ढीली पड़ जाती है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जब भी हवा का कोई झोंका आता है या फिर बारिश होती है या कोई भी कारण मिलता है उनको, तो वहाँ से अपने स्थान से कहीं आगमन कर जाती है वो मिट्टी उड़ के, या जल द्वारा कहीं और बहा के लेके जाई जाती। इसीलिए मृदा अपरदन होता है अत्यधिक पशुचारण से भी। उसके बाद झूम कीर्ति, ये तो बहुत बड़ी समस्या है झूम कीर्ति। अब झूम कीर्ति में क्या है, कहीं पे आप ये खासकर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोग, वहाँ के आदिवासी क्या है, कहीं जगह पे गए वहाँ जंगल को साफ सुफ किए, कुछ दिन खेती किए, जब देखे कि उर्वरता कम हो गई तो उसको छोड़ के कहीं और जंगल साफ कर लिए। इससे निर्वनीकरण भी हो रहा है जो कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है, और साथ में झूम कृषि एक आय अपने आप में खुद ही मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो इससे कहीं ना कहीं दो कारण एक साथ निकल के आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही खतरनाक कंडीशन है मृदा अपरदन के लिए। उसके बाद अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, किसी किसान को 99 तो नहीं कहेंगे, मैं 90% किसानों की बात करूंगा, उनको खेती के बारे में नहीं ज्ञान है। बस उनको बीज बो देना है, पानी देना है, खाद देना है, यूरिया डाल देना है, फसल काट लेना है, यही इतना मालूम है। तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति से भी मृदा अपरदन हो रहा है। उसके बाद परिवहन एवं संचार साधनों का विकास होने से भी मृदा अपरदन हो रहा है। खनन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके कारण भी मृदा अपरदन हो रहा है। उसके बाद जनसंख्या बढ़ने से भूमि की मांग में वृद्धि जाहिर सी बात होगी, इससे भी मृदा अपरदन बढ़ रहा है। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मौसम का अनबैलेंस हुआ है, असंतुलन बिगड़ा है, उससे कह रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार वर्षा से भी मृदा का कटान होता है। उसके बाद आजकल बहुत तीव्र पवन, खासकर आप गर्मियों में आप देखेंगे पूर्व उत्तर भारत में तो जो लू चलती बहुत तेजी से हवा उड़ा के ले जाती रहती है, आपने देखा होगा पूरी धूल भरी आंधी रहती हो, तो उससे पता नहीं कितनी व्यापक मात्रा में मृदा का अपरदन हो जाता है। सागरीय तरंगों से आप देखेंगे किस प्रकार मृदा अपरदन होता है। तो सागरीय तरंगे तट पे टकरा के उनका जो पानी होता है तट से काफ़ी दूर बाहर तक आता है, उसके बाद वहाँ की मिट्टी को खींच के अंदर तरफ ले जाता है, तो सागरीय तरंगों से ही मृदा अपरदन होता है। उसके बाद ढाल के समानांतर जुताई, जब ढाल के समानांतर जुताई होती है तो इससे भी मृदा अपरदन को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब भी हल्की सी पानी आएगा, ढाल के समानांतर सीढ़ियाँ हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी नीचे जाएगा तो मृदा को लेके जाएगा ही जाएगा। और अपवाह में परिवर्तन, कभी कभी आप देखते हैं नदी बह रही किसी और रूट से, सामने बहुत सारा कोई भी अव्यवधान आगे नदी अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते निकल जाती है, इससे भी काफ़ी मिट्टी को प्रभावित करती है नदी। तो अफवाह में परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद मृदा एवं जल संरक्षण प्रति उदासीनता है लोगों के अंदर। भाई किसी के अंदर कोई जागरूकता नहीं कि मिट्टी को बचाइए, जल को बचाइए। आप देखिए बहुत जगह शहरों में जाएंगे पानी बह रहा है रोड के किनारे, टूटी फूटी हुई, नगर पालिका वालों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब राम भरोसे। तो किसी को जागरूकता नहीं कि यार पानी इतना ज़्यादा बह रहा है, इससे मृदा तो प्रभावित हो रही, पानी खुद प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मृदा एवं जल संरक्षण प्रति उदासीनता लोगों में है, लोग आलस दिखाते हैं, लोग
बात नहीं करना चाहते कहीं, तो ये सब चीज़ें खासकर मृदा अपरदन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा दे रही हैं। उसके बाद भारत में मृदा अपरदन की समस्या ने कह रहा है गंभीर रूप ले लिया। बिल्कुल ले लेगा भारत जैसे देश में, जहाँ पानी हर किसी भी नगर में चले जाइए आप, देखिए वहाँ 2-4 रोड ऐसी होंगी, 2-4 सड़कें जिस पर पानी बह रहा होगा। क्यों बह रहा होगा? क्योंकि वहाँ की जो सप्लाई का पाइप होती है फूटा रहता है। अक्सर आए दिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है। एक बहुत, ये हर बात में भी एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी कारण हो, एक है जागरूकता की कमी, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। उसके बाद अपरदन की यह समस्या कम उत्पादकता के लिए भी उत्तरदायी है। एक अनुमान के अनुसार भारत की 126.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि अपरदन से प्रभावित है। प्रतिवर्ष 1/8 सेंटीमीटर मोटी परत वर्षा के जल द्वारा बह जाती है। प्रतिवर्ष एक डाटा आया हुआ है कि 1/8 सेंटीमीटर मोटी परत वर्षा के जल द्वारा बह जाती है। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले चंबल व यमुना नदियों की उत्खात भूमि। तो आप चंबल और यमुना में काफ़ी घाटियों का निर्माण हुआ है, तो ये सब अपरदन द्वारा ही हुआ है। वहाँ के बहुत सारा खो खड्डे बन गए, सब अपरदन से ही हुए हैं। उसके बाद पश्चिम हिमालय का गिरपादीय क्षेत्र, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन इस समय हो रहा है। उसके बाद छोटा नागपुर के पठार भी मृदा अपरदन का कार्य लगातार चल रहा है। और ताप्ती साबरमती घाटी में भी बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन हो रहा है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का शुष्क क्षेत्र, सूखे क्षेत्रों में तो मृदा अपरदन की समस्या और बढ़ जाती है। जब भी हवा आती है, धूल आती है, हवा आती है, धूल को बहा ले जाती है पहली ऊपर की जो कमज़ोर परत होती मिट्टी की। उसके बाद महाराष्ट्र का रेगुर मृदा का क्षेत्र, जो महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये भी कह रहा है कि मृदा अपरदन को बढ़ाता है। इसी तरह मृदा अपरदन का प्रभाव क्या करता है भारत पे? जब किसी स्थान पर मृदा अपरदन होता है तो इससे फसलों के विकास तथा उत्थान पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा की कमी हो जाती है, जिससे फसलों के लिए जैविक पदार्थ के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और यह उत्पादन में कमी होती है। मृदा अपरदन के कारण जब मृदा के कण स्थानांतरित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तो उस स्थान पर मृदा की परत मोटी हो जाती है। मृदा अपरदन के कारण जब मृदा के कण स्थानांतरित होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तो उन स्थान पर मृदा की परत मोटी हो जाती है। इससे बीजों को अंकुरित होने के लिए मृदा की मोटी परत को भेदना पड़ता है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक इफेक्ट दिख रहे हैं। मृदा अपरदन कारण नदियों व नहरों के तल में रेत जमाव में वृद्धि होने से बाढ़ की संभावना व तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे मृदा अपरदन के कारण नदियों व नहरों के तल में जो होता है, जो उनका ग्राउंड होता है, तल होता है, उनका सतह होती है, उसमें रेत जमा हो जाती है। इससे क्या होता है कि अब वो पहले जितना आयतन पानी लेके फ्लो प्रवाहित करते थे उतना आयतन तो उनमें आएगा नहीं, क्योंकि उनका नीचे का जो पार्ट रेत से भर गया है। तो इससे क्या होता है, बाढ़ की समस्या ग्रसित हो जाती है, बाढ़ की संभावना व तीव्रता बढ़ जाती है। और अपरदन के कारण अपरदन के प्रवाह से मरुभूमि का विस्तार मृदा आर्द्रता में कमी तथा भौम जल स्तर में गिरावट आती है, जिसका व्यापक प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। तो अपरदन के प्रभाव से मरुभूमि का विस्तार होता है, मृदा आर्द्रता में कमी तथा भौम जल स्तर में गिरावट आती है, जिसका व्यापक प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। मृदा संरक्षण के उपाय: वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण करवाइए। वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण। फिर उसके बाद मेड़बंदी एवं कंटूर कृषि करवाइए। फसल चक्र खेती करवाइए। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, झाड़ियों एवं घास के रोपण द्वारा बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, ढाल के लंबवत जुताई करना, निर्वनीकरण एवं पशुचारण को नियंत्रित करना, पट्टीदार कृषि अपनाना, भूमि का समतलीकरण एवं स्तंभ दीवार निर्माण द्वारा, वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण, निर्वनीकरण एवं पशुचारण को नियंत्रित करना, पट्टीदार कृषि अपनाना, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, झाड़ियों एवं घास के प्रयोग द्वारा बालुका स्तूपों का स्थानांतरण करवाना, ढाल के लंबवत जुताई करना, मेड़बंदी एवं कंटूर कृषि पर ध्यान देना, वनीकरण और पुनर्वनीकरण इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। साथ में निर्वनीकरण एवं पशुचारण को नियंत्रित कर दिया जाए। भाई पशुचारा होगा तो आप ये मान के चलिए तो मृदा, क्योंकि पशु खेत में जाएंगे और जहाँ उनका पैर पड़ेगा वहाँ मृदा ढीली और टूटी फूटी हो जाएगी। इससे हवा के झोंकों या बारिश द्वारा वो बहा के कहीं और लेके जाएगी। इसी को सिंपल भाषा, साधारण भाषा में मृदा अपरदन कहते हैं।
भूमि का समतलीकरण एवं स्तंभ दीवार निर्माण द्वारा, झाड़ियों एवं घास के रोपण द्वारा, इन सब के द्वारा भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंत में हम आपसे यही इतना गुजारिश करेंगे, आपको अगर टॉपिक पसंद आते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।